जय हिंद दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी एआईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट आ गया है, जो कि ये खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया है। टोटल इसमें 10 टेस्ट है, जिसमें कि 5 जीके जीएस का है, जो कि सभी जो टेस्ट है वो सेपरेट जो कि सब्जेक्ट के साथ है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, अगर 10 टेस्ट है तो 10 टेस्ट में 5 जीके जीएस का है, 5 मैथ रीजनिंग का है, और 5 जो जीके जीएस का है उसमें एक एक सेपरेट सब्जेक्ट को दिया गया है। जैसे कि ये टेस्ट नंबर 2 है और इसमें एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। बाकी जो भी टेस्ट आएगा उसमें भी सेपरेट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को लिया गया है ताकि जो भी सब्जेक्ट है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डाला गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। बीते जो भी एग्ज़ाम में देखे होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। तो जो लोग टेस्ट लेना चाहते हैं, जो भी 10 टेस्ट हैं, ये 10 टेस्ट का अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कैसे लेंगे? पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को नंबर दे रहे हैं, नंबर पे केवल मैसेज करना है। नंबर है 9155647856। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और इसमें मात्र आप लोग को 49 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। और इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा? 10 टेस्ट मिलेगा, साथ में इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, जो कि डिस्कशन होगा। तो सभी पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ये टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे और इस सभी इसमें डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ ये क्लास करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप लोग को कोई भी आंसर पता होगा किसी का भी, आप लोग तुरंत आप लोग आंसर कमेंट करेंगे और लास्ट में स्कोर बताइएगा कि कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं इस क्लास में। तो चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? देखिए इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पहले स्टार्ट है, जिसमें कि एनिसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है। दोनों हिस्ट्री को 100 क्वेश्चन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और यहीं से क्वेश्चन भी पूछेगा। तो इसका उत्तर बताइए कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो कि भारतीय उपमहाद्वीपों में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में किया गया था? तो यह किया गया था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा कि, जो कि ये क्वेश्चन तो बन गया, जो कि ये पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल में होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो भारत में पशुपालन का साक्ष्य याद रखेंगे, यह मिला था जो कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ था। 2 जगह का नाम याद रखिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पशुपालन, इनमें से साक्ष्य कौन कौन है? ऑप्शन में दे देगा या फिर दे देगा इनमें से कौन नहीं है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आगे की खोज किस काल में हुआ था? आगे का खोज किया गया था जो कि पूरा पाषाण काल में। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि खदानों का उत्पादन किस काल में हुआ था? याद रखिएगा खदानों का उत्पादन हुआ था नवपाषाण काल में। यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से और कुछ क्या पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछेगा, तो प्राचीनतम सबसे पुराना साक्ष्य देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से स्थित है, जो कि कहाँ है? लहरादो में स्थित है। तो यहाँ से याद रखेंगे। बाकी जो और क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यू यानी नवीनतम खोज पूर्व कहाँ किया गया था, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ कृषि प्रमाण का जो कि प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग मैसेज कीजिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बी.एस. वांकर को। बी.एस. वांकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका, याद रखेंगे भीमबेटका जो कि 750 से अधिक शिलाश्रय के साथ सबसे बड़े प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स में से एक होता है। और यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ से प्राप्त जो कि चित्रकारी है वो लगभग 10,000 से 30,000 साल पुराने साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और यह जो इथी होते हैं अपर पोलियोलिथिक होता है, जो मेसोलिथिक होता है, चाल्कोलिथिक होता है, ये सभी प्रारंभ ऐतिहासिक काल चित्र से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि यूनेस्को में जो कि विश्व धरोहर का स्थल कब घोषित किया गया था इसे?
2003 में। कब घोषित किया गया था? 2003 में। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका रॉक जो कि शेल्टर की खोज किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे यह किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में, जो कि किसके द्वारा? BS जो कि वांकर के द्वारा। तो यहाँ से जो भी डिटेल्स क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी डिटेल्स क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? जूते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं बताइए? तो यह मिला है कालीबंगा से। क्वेश्चन याद रखेंगे, कालीबंगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे कि हल की आकृति वाले खिलौने जो कि तांबे का बना वाणाग्रंथ जो कि आदि प्राप्त बनवाली से हुआ है। बाकी बनवाली का खोज अगर पूछ देगा, ध्यान रखेंगे रविंद्र सिंह अविष्ट द्वारा खोज किया गया था। क्वेश्चन है यहाँ से क्या पूछ सकता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित जो चुन्हू दड़ो है इसका खोज किसने किया था? याद रखिएगा जो कि आर्नेस्ट मैक ने की थी। और अलकृत हाथी, वक्राकार ईंटें ये सभी प्राप्त कहाँ से हुई थी? तो चुन्हू दड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनेगा ध्यान रखेंगे। बाकी कालीबंगा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा कहाँ है, किस नदी पर है, ये सभी ध्यान रखना है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो कि उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जो कि वीवी लाल एवं BK थापर को दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे इसमें कालीबंगा में उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? BV लाल और VK थापर को दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का परिणाम कहाँ मिला है? तो ये मिला है जो कि कालीबंगा में मिला था। और यही क्वेश्चन जो पूछा गया था। बाकी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अतिरिक्त बेलनाकार मोहरे, आयताकार अग्रि वेदिकाएँ, मणिकाएँ एवं मिट्टी के खिलौने, कांच का मिट्टी की चूड़ियाँ इत्यादि सभी ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि दे देगा कि कांच, उसके बाद मिट्टी की चूड़ियाँ ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में दे देगा कालीबंगा। तो याद रखेंगे तो ये सभी कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कमेंट कीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना था? किसने माना है? यह माना है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने माना है? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास जो कि उत्तरी ध्रुव पर माना है। बाकी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मुलर ने जो कि मध्य एशिया को तथा दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका मूल निवास स्थान माना है। तो क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछेगा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, जिसमें कि क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक नदियों एवं प्राचीन आधुनिक नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें बताना है कि कौन एक गलत है। सबसे पहले इसमें देखिए प्राचीनतम नाम है, बाकी आधुनिक नाम है, दोनों को मिलान करना है, देखना है इसमें कौन सही है, कौन सही है। लेकिन इसमें पूछा था कि कौन गलत है, तो कोई एक गलत होगा, उसी को चिन्हित करना है। सबसे पहले देखिए सादानीरा। क्या सादानीरा जो प्राचीनतम नाम है इसका आधुनिक नाम गंडक होगा? बताइए, गंडक होगा? बिल्कुल सही है, गंडक होगा। तो ये वाला सही है। बाकी है जो अस्किनी है इसका चिनाब होगा, अस्किनी का चिनाब होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उसके बाद शतुद्री का सतलज होगा, ये भी सही है। बिपाशा का झेलम होगा क्या? बिपाशा का झेलम होगा? बताइए, बिपाशा का झेलम होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिपाशा का झेलम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बाकी यही गलत है, इसका याद रखिएगा। जो कि बिपाशा आधुनिक नाम व्यास का है। किसका है? व्यास का है, ना कि झेलम का है। तो किसका है? ये व्यास का हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और जो विशेषता का आधुनिक नाम है वो झेलम हो जाएगा। विशेषता, ये विशेषता का हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखेंगे, ये विशेषता का हो जाएगा, विशेषता का, इसको याद रखेंगे। ये इसका प्राचीनतम आधुनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सैद्धांतिक स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? रंगपुर का खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। यह किया गया था जो कि MS वत्सई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है कि ये खोज कब किया गया था, खोज इन्होंने कब किया था, याद रखिएगा 1935 में खोज किए थे और इन्होंने इस स्थल का हड़प्पा संस्कृति की उपस्थिति की पहचान की थी और प्रारंभिक स्तर में ही त्रिकोणीय कचिया, उसके बाद छिद्रयुक्त हीटर तथा काले पर लाल रंग से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों को टुकड़े जैसे विशेष अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ से याद रखेंगे कि वत्से ने इस स्थल और हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती संबंध की खोज जो कि वही बाद में S.R. राव ने 1953 से 54 ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछेगा याद रखिएगा। यहाँ से देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस जगह का खोज किसने किया है। क्वेश्चन अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने। कालीबंगा का खोज किसने किया था, बीबी लाल एवं B.K. थापर ने। रोपड़ का खोज किसने किया था, तो रोपड़ और आलमगीरपुर का खोज जो कि जगदत्त शर्मा ने किया था। लोथल का खोज जो कि S.R. राव ने किया था। चिन्ह दड़ों का जो कि आर्नेस्ट मैक ने किया था और कोटदीजी का खोज किया था फजल अहमद खान। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि इनमें से बताइए कौन किनका खोजे। कभी कभी कूट में भी दे देगा, 4 इसमें से दे देगा, 4 मिलाने वाला दे देगा, बता देगा कूट में से कौन सही है। तो पूरा नाम याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी इसमें बताना है कि गलत कौन है, गलत की पहचान करना है। सबसे पहले कह रहा है कि आर्य आगमन प्रवास सिद्धांत सबसे पहले मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बिल्कुल सही है। बाकी दूसरा कह रहा है कि इस काल की जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 3 बार तथा यमुना का 1 बार मिलता है, नहीं गलत है, गंगा का 1 बार, बाकी जो कि यमुना का 3 बार मिलता है। तो इसमें गलत दे दिएगा, ये उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए, तब ये सही होगा। बाकी ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल गलत हो जाएगा, तो यही गलत है। बाकी देखेंगे विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, बिल्कुल सही है। इसमें गलत है केवल सी वाला गलत है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से याद रखिएगा कि इस काल में सबसे पवित्र जो मानी जाती है वह नदी सरस्वती को जो कि देवित माँ, उसके बाद नदित माँ तथा माते माँ से संबंधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और वैदिक काल में स्त्रियों की जो कि स्थिति थी उस समाज जो कि सम्मानजनक थी और इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सभी प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। स्त्रियों ने अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग ले सकती थी और शिक्षा का द्वार भी इसमें स्त्रियों के लिए खुले थे। तो ये सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट उसमें देखेंगे आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखेंगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रश्न उपनिषद है उसमें मुंडको उपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से मिलता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अथर्ववेद का संबंध इनमें से किससे है, तो ध्यान रखेंगे उपनिषद, उसके बाद मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये सभी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बाकी अथर्ववेद में ही सभा और समिति को जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सभा और समिति किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होगा, बाकी जो सबसे नया वाला है वो अथर्ववेद हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये जो कि मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा है कि बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ हम क्वेश्चन बताए थे कि लोथल का खोज किसने किया था, S.R. राव ने किया था। किसने किया था, S.R. राव ने। S.R. राव ने जो कि इनका खोज किया था। तो खोज कभी कभी पूछता है, ध्यान रखेंगे, S.R. राव ने खोज किया था। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा कि
यह लोथल जो है किस किस नदी पर स्थित है या फिर ये कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में जो कि भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। क्वेश्चन कभी कभी नदी पूछ देता है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है जिसका पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि जो मनका उद्योग था, उसके बाद धान की भूसी थी, छोटा दिशा मानव यंत्र था, फारस की मुहर थी, ये सभी साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। ये सभी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कोई एक और पूछेगा कि ये कहाँ से प्राप्त है। ऑप्शन में नाम दे देगा कि इनमें से किससे प्राप्त है। तो याद रखिएगा, मनका उद्योग, धान की भूसी, छोटा दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, ये सभी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। क्या देखेंगे? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो कि भारत में महाजनपदों की कुल कितनी थी, कुल कितनी संख्या थी? तो कुल संख्या याद रखिएगा 16 थी। कितनी थी? 16 थी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 16 महाजनपदों में जो वजी एवं मलकी, ये दो ऐसे गणराज्य थे जहाँ गणनात्मक शासन व्यवस्था थी। अन्य महाजनपदों में जो कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से एक फिक्स रहता है कि जो 16 महाजनपद है यह किस निकाय में मिलता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ में पूछेगा तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का जो कि भगवती सूत्र में इनका जिक्र किया गया है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों की जो कि कुल 16 संख्या में बांटी गई थी। कब बांटी गई थी? 6ठी शताब्दी में। तो ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें कि बताना है कि कौन इसमें सही है, कौन इसमें सही है। सही कथन की ही पहचान करनी है। चलिए इसमें बताना है, चलिए कौन सही है। सबसे पहले कह रहा है कि जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। बताइए सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक था। ये भी सही है। ये तीनों ही सही है। क्या है? तीनों ही सही है। नहीं, ये गलत दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है। कह रहा है कि कौशल की राजधानी वाराणसी थी। ये वाला सही होगा, बाकी ये गलत हो जाएगा तीसरा, क्योंकि गलती हो इसमें। कह रहा है कि जो इसमें क्या गलत है? तो सी वाला गलत है, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी और काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगी। काशी की वाराणसी हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 ही सही है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये भी तो सही दिख रहा है, सही है था, इसमें गलत हो गया, सही था, ये गलत है। चलिए इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ही सही है। 1, 2, 3, बाकी ये गलत है, ये वाला गलत है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से याद रखेंगे क्वेश्चन याद रखेंगे। मत्स्य विराटनगर हो जाएगा, अंग चंपा हो जाएगा, कौशल श्रावस्ती हो जाएगा, काशी बनारसी हो जाएगा, मगध गिरिवृज राजगिरी हो जाएगा, वजी वैशाली, मल कुशीनगर, चीदी सुकमेती, उसके बाद वत्स्य कौशाम्बी, पंचाल जो कि अछित, उसके बाद सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन। ये सभी जो कि 16 महाजनपदों की नाम है एवं उनकी राजधानी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे। देखिए इस सेट में इंग्लिश हिंदी दोनों दे दिएगा। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो उनके लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एंड बताइए कि इसमें कौन सही है, कौन सही है। चलिए इसमें देखना है कौन सही है। चलिए कथन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सही है। कह रहा है कि हर एक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बिंबिसार का उपनाम जो कि कुनिक था। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसमें लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ये सही है। तीनों में से 2 सही है, 1 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि जो हरेक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था और इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो यही याद रखिएगा। जैन ग्रंथों से इसे जो कि श्रेणिक उपनाम से संबोधित किया गया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा किस नाम से संबोधित किया गया था, श्रेणिक नाम से संबोधित किया गया था। बाकी इसमें लगभग 52 वर्षों तक जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था, जो कि कुनिक उपनाम बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का ही नाम था। बाकी अपनी पिता बिंबिसार की हत्या कर यह मगध का शासक बना था और इसके शासनकाल में ही राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखिएगा बौद्ध संगीति हुई थी और लिस्वियों के विरुद्ध युद्ध में इसे जो कि रथ मूसल एवं महाशिलाकटक नामक हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से नाम याद रखिएगा किस हथियारों से प्रयोग किया गया था, यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालाशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था। कालाशोक याद रखिएगा, कालाशोक था यह शिशुनाग वंश का था। किस वंश का था, शिशुनाग वंश का। याद रखिएगा जो कि कालाशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र था और वैशाली के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र को जो कि पुनः राजधानी बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है, जैसे कि हाल ही में बिहार द्रोह का हुआ है, सबसे ज़्यादा उसमें स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है, स्टेटमेंट वाले पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि नंद वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कौन है। नंद वंश के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसमें फर्स्ट कह रहा है कि इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यूनानी लेखकों ने जो कि महाजनपद को अग्रिम नाम से संबोधित किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, अग्रिम नाम से संबोधित नहीं किया था, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी घनानंद इन वंश का जो कि अंतिम शासक था। घनानंद जो था यह इस वंश यानी नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद ने जो कि एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें केवल सही है एक और दो। कौन है, एक और दो, एक और दो नहीं, एक और तीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन जो भी पूछेगा नंद वंश से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि शिशुनाग वंश के पतन के बाद मगध में जो कि नंद वंश का शासक आया था, उसके बाद जो कि साम्राज्य स्थापित हुआ था और इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद बना था और यूनानी लेखकों ने महापद्मनंद को नहीं बल्कि घनानंद को अग्रमीज नाम से संबोधित किया था। तो क्वेश्चन याद रखिए किस नाम से संबोधित किया गया था, अग्रमीज। और घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने जो कि पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और एक राट एवं एक छत्र की उपाधि घनानंद ने ही नहीं बल्कि महापद्मनंद ने धारण की थी। पुराणों में जो कि महापद्मनंद को जो कि क्षत्रिय के नाश करने वाला तथा परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। तो यहाँ से जो भी नंद वंश से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 15 नंबर। चलिए जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर से एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। हालांकि इसमें 24 तीर्थंकर है और 24 को याद नहीं करना है या समय इसमें बर्बाद होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। जैसे कि इसमें पूछ रहा है, जैसे कि याद रखना होगा पहल का या फिर 24वां या फिर 23वां, इसमें से 4-5 याद रखेंगे। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि 23वां पूछा है तो 23 में हो जाएंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जैन श्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और इस धर्म की स्थापना का श्रेय ऋषभदेव या आदित्यनाथ को दिया जाता है, जो कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ से याद रखिएगा कि जो इस धर्म के 23वें तीर्थंकर है वो काशी के इक्ष्वाकु जो कि वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, जो कि सत्य, अहिंसा, अतसेय एवं अपरिग्रह नामक से जो कि 4 महावत्र जैन धर्म में जोड़ने का श्रेय पार्श्वनाथ को ही दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ से 16 नंबर जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन इसमें सही है। जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, यानी स्टेटमेंट क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि कौन सही है। चलिए इसमें देख रहा है कि कौन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि जैन धर्म में 24 एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर के पिता का नाम वर्धमान था, बताइए सही है? नहीं, ये गलत है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। पिता का नाम सिद्धार्थ था। बाकी इसमें पूछ रहा है माता का नाम त्रिशला था। नहीं, ये गलत है। पिता का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, ये तो सही है त्रिशला। बाकी इसमें पिता का नाम गलत दे दिया गया है। यहाँ से याद रखिएगा, इस धर्म में पुनर्जन्म पर सिद्धांतों पर मान्यता नहीं थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा, जबकि मान्यता थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सामान्यतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित थे। ये वाला सही है। क्या है? ये वाला सही है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और इनके पिता का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा नाम था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही बड़े भाई जो कि नंदीवर्धन की आज्ञा से जो कि गृह त्याग दिए थे, यानी घर छोड़ दिए थे। और 42 वर्ष की आयु में इन्होंने जो कि जुम्बिक ग्राम के समय पे रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भगवान महावीर बुद्ध हैं, इनको महावीर हैं, और इनको जो पूछता है कि इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ है किस नदी के पास हुआ है? याद रखिएगा रिजुपालिका नदी। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि पुनर्जन्म कर्मवाद पर दोनों के ही सिद्धांत पर धर्म में मान्यता दी गई है। तो इसमें स्टेटमेंट गलत था, बाकी इसमें दिया गया था। और अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण ही कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित थे और इस धर्म के अनुयायी व्यापार एवं वाणिज्य पर अधिक बल देते थे। यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। इसमें सही हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ किया गया था? देखिए 4 बौद्ध संगीति हुआ था और ये सभी 4 जैन संगीति और ये सभी याद रखेंगे। जैसे कि चलिए 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि इसमें तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। और इस संगीति के दौरान जैन धर्म जो कि 2 भागों में बट गया था, जिसमें कि श्वेतांबर द्विगंधर ये दोनों भागों में विभाजित हो गया था। और जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो कि देववर्धी जो कि श्रवस्वन की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में किया गया था। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सही नहीं है? कौन सी इसमें सही नहीं है बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जन्म जो कि इसमें कमल एवं सांड का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है, ये भी सही है। उसके बाद निर्वाण जो कि पद चिन्ह का है, नहीं ये गलत हो जाएगा। बाकी जो महापरिनिर्वाण है ये इसमें स्तूप का जो कि संबोधित किया गया है, तो इसमें गलत है केवल सी। तो यहाँ से याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कि पीपल के वृक्ष, याद रखिएगा पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक अगर देखेंगे तो बोधि वृक्ष को ही माना जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की तीसरी संगति जो हुई थी ये कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरी याद रखिएगा, यह किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति अगर देखेंगे तो यह आयोजन कालाशोक के समय हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। तृतीय जो हुआ था यह अशोक के शासनकाल में किया गया था, पाटलिपुत्रा पटना में किया गया था।
और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था कनिष्ठ के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल बंड में किया गया था, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कि सही कौन है, बताइए इसमें कि सही कौन है, बताइए। पहला कह रहा है कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी केवल एक हो जाएगा, बाकी ये गलत है, ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे दोनों ही गलत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा कि जो विनय पिटक की रचना है ये उपाली ने तथा अभिधम पिटक की रचना मोगली पुष्तिस्य ने किया था। तो इसमें तो गलत दिया था, बाकी इसमें सही जो नहीं याद रखिएगा। विनय पिटक की रचना उपाली ने और अभिधम पिटक की रचना जो कि मोगली पुष्तिस्य ने। याद रखिएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख जो कि सुत्त पिटक में है और भिक्षुओं के जो कि अनुशासन संबंधित नियम जो कि विनय पिटक में है। कहाँ? विनय पिटक में है। यहाँ से याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख जो कि कहाँ मिलता है? अभिधम पिटक में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? अभिधम पिटक में ही मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो कि सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश दिया था? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रावस्ती में ही तो दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा श्रावस्ती उस समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और जो जेतनबंद विहार का निर्माण धनवान व्यापारी अनाथ पिंडक द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो कि सर्वोच्च लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति हुई थी वो गौतम बुद्ध के जीवन में जो कि दो प्रसिद्ध आचार्य अलार और कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। ये सभी ध्यान रखेंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में उसके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है? बताइए। इसको याद रखिएगा, यह किया गया है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि जैसे कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सीधा था और ये भद्रबाहु का शिष्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। याद रखिएगा भद्रबाहु के शिष्य थे। यूनानी राजा जो सिलिकस निकोटर था ये राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा इंडिका। क्या है? इंडिका। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था और सिलिकस निकोटर जो कि यूनानी राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यूनानी लेखों के द्वारा किस मौर्य शासन को जो कि अमित्रघात की संज्ञा दी गई है? तो यह दिया गया है बिंदुसार को। किसे दिया गया? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कुछ डिटेल्स जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का देखेंगे तो इसके पश्चात पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ था, लेकिन यूनानी लेखकों के द्वारा बिंदुसार को जो कि अमित्राकेडिस की संज्ञा दी गई थी, जिसके अनुसार संस्कृत रूपांतरण अमितघात है, जिसमें कि हिंदी में इसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला होता है। बाकी याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि डायमेकस नामक जो यूनानी राजदूत था ये किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिंबिसार के हैं दरबार में आया था। बिंदुसार, जिसे बिंदुसार कहेंगे। याद रखेंगे कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन के लिए अशोक को भेजा गया था। किसे भेजा था? अशोक को। और अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का संस्थापक था? श्रीनगर का संस्थापक था तो हो जाएगा राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी। यहाँ से याद रखिएगा, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवी पाटन यानी ललित पतन नामक 2 नए नगरों की स्थापना किया है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों तथा आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं का निर्माण करवाया था, ये सभी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिए, जो भी क्वेश्चन का उत्तर पता है कमेंट करते रहिए। जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी तरह आप लोग को इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, मैराथन क्लास मिलता है। तो जो लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो यह मिलता है 13वां शिलालेख में। किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का जो 12वां शिलालेख है उसमें पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता से प्राप्ति हुई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लघु शिलालेख, जो कि राज्यदेश प्रथम से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित कलिंग के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में किया था। याद रखिएगा कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, जिस पर अधिकार के लिए अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका वर्णन 13वें शिलालेख, जो उड़ीसा के गंजाम जिले में भुवनेश्वर के निकट धौली पहाड़ी में, जो कि जौगढ़ में स्थित है, और यह वहीं मिलता है। तो यहाँ से जो भी बताए गए क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। पहला में है अशोक के शिलालेख, दूसरा में है उससे प्राप्ति स्थल है। दोनों को मिलान करना है, बताना है इसमें कूट की सहायता से कि सही कौन है। चलिए बताइए इसमें कौन सही है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा गिरनार। गिरनार कहाँ स्थित है? गिरनार स्थित है, याद रखेंगे, यह गुजरात में। गिरनार गुजरात, यानी ग से गिरनार, ग से गुजरात, याद रखेंगे। उसके बाद गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ का है? गुर्जरा यह मध्य प्रदेश। भाबरू कहाँ का है? भाबरू शिलालेख कहाँ का है? यह हो जाएगा राजस्थान का। भाबरू शिलालेख राजस्थान का। और गोपीमठ शिलालेख कहाँ का हो जाएगा? यह जो कि कर्नाटक का हो जाएगा। अब इसमें मिलान कीजिए, एक का चार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी एक ही क्वेश्चन बनाने से आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। बाकी इसको एक एक करके ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन सिंगल टाइप में भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोककालीन प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें उद्गम की सहायता से बताना है कि इसमें सुमेलित कौन है, यानी कौन इसमें सही है वही देखना है। चलिए बताइए इसमें सही कौन है। पहला कह रहा है कि प्रापत पाटलिपुत्र का हो जाएगा, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिणापत, उसके बाद सुवर्णगिरी का हो जाएगा, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है अवंती उज्जैन का हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कलिंग तोसली का हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कलिंग तोसली नहीं होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कलिंग तोसली नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछेगा याद रखेंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। फोन इसमें पूछा था सही कौन है, तो सही 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 किस में है? 1 2 किस में है? ये भी गलत है, इसमें ये गलत है, देखिए। बाकी ये सही है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सही है। तो इसमें 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों एवं संबंधित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एंड बताइए कि सुमेलित कीजिए सही कौन है इसमें। क्वेश्चन है स्मारहर्ता।
स्मार्ता का राजकीय कोषाध्यक्ष होगा, नहीं ये गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि जो कि क्षत्रियधाता राजस्व विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता था, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, कह रहा है कि जो व्यवहारिक है वो दीवाने न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। यहाँ से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देखेंगे तो मौर्य काल में जो कि उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, इन्हें जो कि महामात्र के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अर्थशास्त्र में इसे किस नाम से जाना जाता था बताइए। यहाँ से याद रखिएगा अर्थशास्त्र में इसे कुल जो कि 18 तीर्थों की चर्चा भी मिली है, 18 तीर्थों की चर्चा भी इसमें मिली है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला 29 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। गलत कथन की ही पहचान करना है। इसमें फर्स्ट कह रहा है कि इस काल में जो कि राजा या सम्राट न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अर्थशास्त्र में दो तरह की न्यायालय धर्मस्थीय उसके बाद एवं इसमें कंटक शोधन की चर्चा की गई है, कंटक शोधन की चर्चा की गई है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा होता था इसमें, और जो सबसे प्रमुख जो ग्रामीणी थी वह ग्रामीणी कहलाती थी। प्रमुख क्या कहलाती थी? ग्रामीणी ही कहलाती थी। बाकी ये सही है। इसमें आगे है कह रहा है कि जो कंटक शोधन दीवानी तथा धर्मस्थीय फौजदारी मामलों की सुनवाई करना पड़ता था, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालय जिसमें कि धर्मस्थीय और उसके बाद कंटक शोधन की चर्चा की गई है, जिसमें कि धर्म स्थानीय दीवानी एवं कंटक शोधन की फौजदारी मामलों में सुनवाई करता था। तो इसमें याद रखिएगा गलत कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, जितना भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें आप लोग को देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि मौर्यकालीन व्यवस्था जो कि सेतुबद्ध का संबंध किस क्षेत्र से था, किस क्षेत्र से था बताइए। यह संबंधित था इसमें, यह संबंधित था, किससे संबंधित था बताइए, यह किससे संबंधित था। इसमें फर्स्ट कह रहा है कि राज्य की भूमि से होने वाली आय से संबंधित है, नहीं गलत हो जाएगा। आपातकालीन से संबंधित है, आपातकालीन कर से, नहीं ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिए जाने वाला कर से है, नहीं। चौथा कह रहा है कि राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने के लिए जो कि लिया जाने वाला कर होता है, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन है आगे कह रहा है कि मौर्योत्तर कालीन जो कि किस पुस्तक में भारत का यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है बताइए, किस में उल्लेख मिलता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह मिलता है जो कि गार्गी संहिता में, किस में मिलता है, गार्गी संहिता मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इसमें याद रखेंगे कि जो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनेगा सभी ध्यान क्वेश्चन रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने किया था और बाणभट्ट वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। उसके बाद है देविया वदान बौद्ध विद्वानों का रचित पुस्तक है और इस पुस्तक में जो कि पुष्य मित्र शुंग का वर्णन अशोक द्वारा निर्मित किए गए 84,000 स्तूपों की तोड़ने वाले के रूप में किया गया है। और इसमें नेक्स्ट है कि रघुवंशम कालिदास की रचना है, जो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कि नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन पूछेगा ये ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ से याद रखिएगा कि मुख्यतः एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें कि गर्गी संहिता के अतिरिक्त पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविका ग्रिमित्रम में यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। कि जितना भी पॉइंट बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट ही पॉइंट हैं, सभी मान लीजिए क्वेश्चन ही हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्ठ के दरबार में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यह कुषाण वंश का महानतम शासक था, बताइए सही है कि गलत है।
बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इन्होंने साम्राज्य के प्रशासन में जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में यूनानी ग्रीक को हटाकर जो कि बैक्ट्रियन को स्थापित किया था। किससे स्थापित किया था? बैक्ट्रियन के। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये भी सही ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी प्रथा राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो ये भी तो सही है। बताइए सही कि गलत है? ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के चलवाए थे। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इसमें नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसमें सत्य ही नहीं पूछ रहा है कि कौन इसमें सत्य नहीं है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताया गया है ध्यान रखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने वाले कौन थे, तो वो श्रेय दिया जाता है बीम को, जो कि बीम कडमीफेसस को दिया जाता है। और बीम कडफिसेसस कुषाण वंश का एक शक्तिशाली शासक भी था। और यह सेव जो कि माता यानी का तथा इसके सिक्कों का शिव, नंदी इत्यादि की आकृति इसमें मिलती थी और इसमें महेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे कि कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महानतम शासक था और राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने 78 ईसा पूर्व में शक संवत भी चलाया था। और इसकी जो प्रथम राजधानी थी पेशावर थी, द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसमें से याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर में, जो कि वसुमत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा कनिष्क को जानते हैं। किसे जानते हैं? कनिष्क से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे, क्वेश्चन है आगे जिसमें सुमेलित करने वाला है, जिसमें मौर्योत्तर काल साहित्य है, रचनाकार हैं, दोनों को मिलान करना है। मिलान करने के पश्चात कुट के सहायता से उत्तर देना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कामसूत्र। कामसूत्र देखेंगे तो ये वत्स्यायन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्स्यायन का, यानी 1 का 3। 1 का 3 किस में है? 1 का 3 तो डी में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी नेक्स्ट इसमें स्व प्रवासवदा, जो कि इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भास हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिला लीजिए, महाभाष्य का क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद सेंद्रानंद का क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। यहाँ से एक एक करके याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान स्थित, जो कि ब्यान नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? ब्यान नामक स्थान पर प्राप्त हुआ, ब्याना। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गुप्तकालीन सोने के सिक्के की दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक तथा तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था गुप्तकालीन में, तो कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक। तांबे का पूछेगा तो मशक कहते थे। क्या कहते थे? मशक। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ये किसके शासनकाल में यह बनाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त के समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो कि एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ जो कि संगीतज्ञ था, बाकी कवि एवं विद्वानों का जो कि आश्रयदाता भी था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। बाकी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, लेकिन विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त को जो कि नेपोलियन का, भारत का नेपोलियन किसे कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। याद रखिएगा कि इन्होंने जो कि परंपरागत परम भागवत, उसके बाद उपाधियां समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। श्रीलंका के शासन जो कि मेघवर्धन ने गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त को मांगा था। बाकी जो इसका दरबारी कवि थे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो कि वसुवधु को समृद्ध, यानी जो समुद्रगुप्त थे, इनके संरचना प्राप्त हुआ था। क्या होता है? संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे, क्वेश्चन 36 नंबर क्या कह रहा है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे टेस्ट आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन है, यानी जो गलत कथन है उसको पहचान करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में जो कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बताइए सही कि गलत है। बताइए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने इसके जो समय में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था तथा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। ये तो गलत दिख रहा है और गलत ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि पाटलिपुत्रा एवं जो कि उज्जैनी इसके समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बिल्कुल सही है। और जो महरावली के लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराया था। ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, गलत भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत भी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी इसके समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र तथा महरावली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वारा नहीं कराया था। तो ये क्वेश्चन दे दिया गया था, इसी में थे, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख से किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त प्रथम के ही समय में, जो कि अभिलेख से जो कि प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो बिल्डसर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है एवं जो करमदंडा अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम से ही संबंधित है। क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कोई एक उठा देगा, पूछेगा किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे तीनों अभिलेख। उसके बाद देखेंगे तो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो कि कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। और कुमारगुप्त की जो मुद्राएं हैं अन्य गुप्त शासकों की विपरीत गरुड़ के स्थान पर जो कि मयूर का अंकन देखने को भी मिलता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के रूप में जो कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। तो ये सभी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की गुप्त काल में जो कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था महादंडनायक। महादंडनायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त का जो कि सर्वविगृहित अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री हरिसेन तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कि संविग्राहिक वीरसेन था। कौन था? वीरसेन था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं एवं उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें सत्य की पहचान करना है, बताना है कौन सही है। चलिए बताइए इसमें कौन सही है। नयावतार जो कि विशाखा दत्त हो जाएगा। नहीं, विशाखा दत्त नहीं हो जाएगा, गलत है। ये हो जाएगा जो कि सिद्ध सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्ध सेन हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद कर लीजिएगा, सिद्ध सेन हो जाएगा। सिद्ध सेन याद रखेंगे। उसके बाद है ऋतु संहार जो कि ब्राह्मण हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। ऋतु संहार जो कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो कि पंच सिंधि तत्तिका हो जाएगा और बृहत संधिता हो जाएगा। ये दोनों का हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि मुद्रा रक्षक जो कि कालिदास का है। नहीं, मुद्रा रक्षक जो कि विशाखा दत्त का है, यानी ये उल्टा कर दिया गया है। ये हो जाएगा विशाखा दत्त का, तो ये भी गलत है। बाकी नेक्स्ट है देवी चंद्र गुप्त जो कि विशाखा दत्त का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों गलत है, तीनों को याद रखेंगे। इसका सही क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी ये सही ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताना है कि कौन सही है। कौन सही है बताना है। सबसे पहले देखेंगे हर्षवर्धन जो कि 606 में जो कि 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि फाहियान ने इसे जो कि शिलादित्य नाम से संबोधित किया था, नहीं, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसे परम भट्टारक जो कि महाराज धराज और जो कि सकलो तराथपेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। ये सही है। बाकी इसमें देखेंगे दूसरा गलत है, 1 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गुप्तों के जो कि विघटन के बाद शुरू हुए राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग में की समाप्ति हर्षवर्धन के जो कि राज्यारोहण के ही साथ की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सीट में इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन दे दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी टेंशन यानी कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो भी टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीता गोविंद के लेखक जो कि जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? यह महानतम शासक जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत की पुस्तक ताज उल मासिर जो कि किसकी रचना है? यह किसकी रचना है पूछ रहा है, यानी ये पुस्तक जो है किसका है? ध्यान रखेंगे, यह हो जाएगा हसन निजामी का, हसन निजामी। ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। और इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक दिनों का राजनीतिक है, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के जो कि सिक्कों पर एक और लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर कलमा खुदा का रहता था? बताइए। तो ये ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी के समय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गौरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पूछ सकता है मोहम्मद गौरी ने जो कि 1175 में भारत पर आक्रमण किया था और जो कि मुल्तान पर अधिकार भी किया था। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात के पाटन पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था और यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि गौरी को दिल्ली के शासक पृथ्वीराज ने पराजित किया था। और 1192 में तराइन के जो कि द्वितीय युद्ध हो गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, बता सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी का जो कि दरबारी इतिहासकार वो कौन था? वह कौन था? वह था जो कि उतवी। कौन हो जाएगा? उतवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उतवी। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कौन है? सही नहीं है यानी गलत कौन है, बताना है। पहला कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी, नहीं, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने मलिक और जो कि सिप्ल जो कि हसलालार की जो कि उपाधि धारण की थी, जबकि इसमें गलत हो जाएगा ये वाला। बाकी ये कह रहा है कि इसने लाहौर से शासन संचालन की तथा लाहौर की जो कि इसकी राजधानी थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। इसका जो कि उत्तराधिकारी जो कि आराम शाह हुआ, क्या हुआ? आराम शाह हो जाएगा, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत था ऑप्शन नंबर ए। क्या गलत था? ऑप्शन नंबर ए गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? रक्त एवं
लौह नीति अपनाई थी? बताइए। सी है तो हो जाएगा बलबन के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बलबन का हो जाएगा। बलबन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि जो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो कि उल्लू खान की उपाधि बताया था, और बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था जो कि 1279 में बंगाल के सूबेदार जो कि तुगरिल खान ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया था और विद्रोह को मृत्यु दंड भी दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में जो कि निपुण था? क्या था? निपुण था। तो इसमें हो जाएगा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई कर अथवा हक ए सर्व नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और इन्होंने ही जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। प्रथम मुसलमान शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने मुसलमानों पर ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, और इसने आधा एवं भीख नाम सिक्के भी चलाया था। आधा एवं भीख नामक सिक्के भी चलवाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि खतौली के युद्ध में जो कि राणा सांगा ने किस तुगलक या लोदी वंश की लोदी शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने अब इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, हरा दिया था, चूँकि मेवाड़ के युद्ध में। इसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, जो कि खतौली के युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछता है, ये 1518 में हुआ था। कब हुआ था? 1518 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कि सही कथन कौन है। सही कथन की पहचान करना है। चलिए बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला इसमें क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो कि विदर को अपनी राजधानी बनाई थी, नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि शिहाबुद्दीन अहमद ने राजधानी विदर से गुलबर्ग स्थानांतरित कर दिया था, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शिहाबुद्दीन अहमद की जो कि उदारता के कारण उसे संत अहमद भी कहा जाता था, ये सही है। तीसरा। चौथा कह रहा है कि हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा? 1 और 2। बाकी इसमें सही पूछ रहा है तो सही हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कौन है। विजयनगर के बारे में पूछ रहा है। विजयनगर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। इसमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सही है। पहला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि हरिहर प्रथम ने जो कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इन्होंने जो कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी, ना कि हरिहर ने। तो यहाँ से क्वेश्चन भी स्पष्ट हो जाएगा कि हरिहर प्रथम ने नहीं किया था, किसने किया था? तो बुक्का ने किया था, बुक्का प्रथम ने। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बुक्का प्रथम ने अपने वैदेशिक नीति जो कि विस्तार करने के लिए एक जो कि दूत मंडल चीन भेजा था। बताइए सही कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो इटली का यात्री निकोलो कोर्टी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है।
इसमें स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी एक गलत है, यानी 1, 3, 4 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान अगर देंगे तो यहीं से क्वेश्चन भी पूछेगा, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन इसमें सही नहीं है, सत्य नहीं है, गलत कौन है, इसको पहचान करना है। चलिए कह रहा है कि कृष्ण देव राय विजयनगर के जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नहीं, ये गलत है, पहला ही गलत है। बाकी नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ से देखिए स्पष्ट हो जाइए कि संगम वंश के बाद जो विजयनगर आया था, विजयनगर साम्राज्य में जो कि क्रमशः अगर देखेंगे तो इसमें सालू वंश, तुल्लु एवं अराविडु वंश के शासन किया था, जबकि इसमें कृष्णदेवराय जो कि चालुक्य वंश का नहीं, जबकि तुल्लु वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रतापी शासक क्या थे, तो यह चालुक्य वंश के नहीं थे, तुल्लु वंश के थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, और यह जो कि मुगल बाबर के समकालीन भी थे। तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी इसमें कह रहे हैं कि इसके दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को, जो कि कवियों में तेलुगु कवि जो कि पेदंद्रा सबसे प्रमुख था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि अमुक्ता माल्य की रचना कृष्ण देव राय ने किया था, ये भी सही, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि डोमिगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी एक गलत है, तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है जो कि संगीत से, किससे है? संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए कूट वाला क्वेश्चन आ गया, और कूट वाला भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है, तो कूट वाले क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आगे कूट वाले क्वेश्चन को। इसमें जो कि प्रमुख सूफी संत दिए गए हैं और दूसरे जो कि दिए गए हैं इससे संबंधित सिलसिले दिए गए हैं, दोनों को मिलान करना है, मिलान करने के बाद ही उत्तर देना है। चलिए इसमें मिलान कीजिए और बताइए कौन सही है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि देखेंगे इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो चिश्ती संप्रदाय का था, बिल्कुल सही है, इसमें तो सभी सही दिख रहा है। बहाउद्दीन ज़कारिया जो था वो सुरहरा वर्दी, बिल्कुल सही है। शेख अहमद जो कि सरहिंदी नक्शबंदी, ये भी सही है। हज़रत मोहम्मद गौस सत्तारी, ये भी सही है। ये तो पहला ही सभी सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भक्तियों संतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? सत्य कथन नहीं है, यानी गलत कथन की ही पहचान करनी है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तुकाराम वारकरी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, बताइए सही है कि गलत है? सही गलत है? बिल्कुल सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि दासबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास जी द्वारा की गई थी, ये भी सही है। साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा की गई थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा नहीं, सूरदास द्वारा रचना की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि रामानुजाचार्य ने जो कि यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा पाई थी, ये सही है। इसमें गलत था केवल सी नंबर गलत था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन है आगे जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है, और कह रहा है कि शाहरुख नामक चांदी काशी के किस मुगल बादशाह ने चलाया था? किस मुगल बादशाह ने चलाया था? तो यह चलाया था बाबर ने। किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, किसने चलाया था? बाबर ने। और दासबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास की द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन मध्यकालीन शासक से संबंधित है। यानी किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह संबंधित है जो कि शेर शाह सूरी से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेर शाह सूरी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो मेवाड़ का जो आक्रमण किया गया था उसके दौरान राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर शेर शाह ने अपना कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। तो इसी में स्टेटमेंट ये बोला गया था और ये याद रखेंगे कि भारत में सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी ही थे, जबकि इसमें बचपन का नाम अगर देखेंगे फरीद खान था और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि भी दिया है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। उसके बाद कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और इनका मकबरा जो कि सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा जो कि जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? किसे प्रदान की गई थी? यह हरि विजय सूरी हो जाएगा। हरि विजय सूरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अकबर द्वारा जो कि जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को जो कि जीन चंद्र सूरी को अकबर ने ही जो कि युग प्रधान की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार में जो कि राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? निम्नलिखित में से कौन आसीन था बताइए। इसमें आसीन था फैजी। कौन था? फैजी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैजी था। क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? इनमें से कौन नहीं आया था? तो जिया बैप्टिस्ट टैवनियर ने नहीं आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा नाम उटपटांग है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से याद रखिएगा पेशे से यह जो कि जोहरी था और इसने कोहिनूर नामक प्रसिद्ध भारतीय हीरे के संबंध में जानकारी भी दिया था। सर टॉमस रो जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि धारण की थी? तो यह हो जाएगा अबुल हसन। अबुल हसन ऑप्शन नंबर बी। अबू हसन हो जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है कि फारूक बेग और मंसूर अक्का रिजा, दौलत मनोहर, उसके बाद अबू हसन इत्यादि ये सभी जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। कभी कभी चित्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य नहीं है? यानी इसमें बताना है कि कौन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। पहला कह रहा है कि सजदा प्रथा को समाप्त कर जो कि चहार ए तस्लीम की परंपरा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उसे कोहिनूर हीरा जो कि जड़ित तख्त एक ताउस का निर्माण करवाया गया था। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये भी सही है। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्रथम मुगल बादशाह शाहजहाँ तथा जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, ये गलत हो जाएगा। यही गलत है, डी वाला। क्या गलत है? डी वाला गलत है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में जो कि सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था जो कि मीर फक्सी। क्या कहा जाता था? मीर फक्सी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शिवजी ने जो कि 1665 ईस्वी में मुगल के सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए। तो यह जो किया गया था यह जयसिंह के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रथम जो कि पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। और जो सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को भी हराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की काबुल काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये बाबर नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने करवाया था? बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कूट वाला क्वेश्चन है। इस दोनों को मिलान करना है और मिलान करने के बाद इसमें उत्तर देना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि नुस्खा ए दिलखुशा, यह भीमसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमसेन हो जाएगा। उसमें मिलाएंगे तो भीमसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमसेन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक का 4। उसके बाद इसमें देखेंगे तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जो कि जहांगीर का हो जाएगा, नाम में ही जहांगीरी है। उसके बाद खुलासत उत तवारिख, खुसालत उत तवारिख जो कि सुजान राय भंडारी का हो जाएगा। अब यहाँ से मिलाएंगे तो एक का 4 इसमें नहीं है। उसके बाद बी का 2 दोनों में दिख रहा है। उसके बाद 3 का 1 ही में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ से मिलान कर लीजिए, जो कि शाहजहाँनामा वो इनायत खान का हो जाएगा, इनायत खान का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कह रहा है कि बहादुर शाह को शाह ए वेखबर कहा जाता था। बताइए, ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। यह भी सही है। उसके बाद फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। यह भी सही है। राममोहन राय को राजा की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था, और अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बना था। क्या बना था? मुगल बादशाह बना था। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी, बताइए। तो यह हो जाएगा, चूँकि गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी भी दे दिया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, और 10वें एवं अंतिम गुरु जो अंतिम है वो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि द्वैतवाद के अगर देखेंगे तो मध्वाचार्य हो जाएंगे, क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद सुधा द्वैतवाद का बल्लभाचार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले जनपद को किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूबा को प्रांत के नाम से, सरकार को जिला स्तर की इकाई के नाम से, परगना जो कि सरकार के नीचे की इकाई है, ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई इस समय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गुलवदन बेगम की मुगल बादशाह की पुत्री थी। तो यह हो जाएगा, चूँकि बताइए क्या हो जाएगा इसमें। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो यह हुआ है मुंगेर से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मुंगेर से हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ध्यान रखेंगे। बाकी 9 प्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद एवं वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चेचर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का जो कि विश्वकोश माना जाता था? तो यह दीपांकर श्री ज्ञान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला, और मगध शासक के संबंध में जो कि उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन जो कि प्लूटार्क का है। किसका है? प्लूटार्क का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन के द्वारा की गई थी?
यह किस शासक के द्वारा किया गया था? यह किया गया था अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाल काल में जो कि श्रीनगर मुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? यह जाना जाता था जो कि मगध को ही जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पाल वंश की स्थापना देखेंगे 750 ईसा में गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने। और इस वंश के शासन में देखेंगे तो कांसे की मूर्ति निर्मित करने की कला का पर्याप्त विकास इसमें हुआ था। पाल युगीन जो कि प्रमुख कलाकारों में से धीमन एवं विट्ठल पाल का नाम उल्लेखनीय आता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम मुगल साम्राज्य को कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? पटना में किसका राज्याभिषेक हुआ था? फर्रुखसियर का हुआ था। फर्रुखसियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्रुखसियर जो कि बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तु इसमें समाप्त हो गया था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ है? ये तो गुप्त काल में हुआ है। किस काल में? गुप्त काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग उत्तर भी कमेंट करते रहिए और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन इसमें है आगे, मगध साम्राज्य की जो कि प्राचीन राजधानी राजगीर के संबंध में कथन दिए गए हैं और कथन को बताना है कि कौन सही है। चलिए इसमें देखेंगे कथन कौन कौन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक चूँकि रत्नागिरी बुद्ध का निवास तथा जिसे गुदकुट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस नगर के निर्माण जो कि योजना महागोविंद ने बनाई थी। ये भी सही है। दर्शनीय स्थल घोड़ा कटोरा झील, शांति स्तूप तथा स्वर्ण भंडार गुफाएं आदि यहीं स्थित है। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 383 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं किया गया था। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला चौथा वाला गलत है क्योंकि राजगीर स्थित जो कि सप्तकर्णी गुफा में 483 में पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और महाकश्यप की अध्यक्षता में यह पूरा संपन्न हुआ था। तो इसमें 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? किस शासनकाल के दौरान हुआ था? बताइए किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कर्नाटक वंश के शासनकाल में हुआ था और इसके समय कर्नाटक वंश का अगर उदय देखेंगे तो 1097 ईसा पूर्व में मिथिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिथिला में। और इसमें मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सही है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जन्म अगर देखेंगे तो कुंडल ग्राम वर्तमान में वैशाली जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वर्तमान नालंदा जिले स्थित में है जो कि ऑप्शन नंबर सही है ये भी। नेक्स्ट है कि इन्हें निर्माण यानी मृत्यु की प्राप्ति वर्तमान नालंदा में ही हुई थी। नालंदा जिले में ही हुई थी। तीनों ही सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। देख सकते हैं 1 2 3 इसमें तीनों है। नेक्स्ट है कि 9 नालंदा महाविहार है किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है बताइए। यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था? स्थापना जो कि 1951 में किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और यहाँ पाली और बौद्ध धर्म के विषय में उच्च शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि शेरशाह के संबंध में क्वेश्चन बताना है कि कौन इसमें गलत है। शेरशाह के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट इसमें पहला इसमें क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि
1541 में जो कि इसने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूमि की माप के लिए जो कि 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। ये भी सही है। क्या भी? ये भी सही है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें तीसरा कह रहा है कि चांदी का रुपया एवं सोने के दाम का प्रचलन शुरू किया गया था। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया जो चांदी का तथा दाम तांबे का था, ये गलत हो जाएगा। उस बाद उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। ये सही है। तो इसमें पूछा रहा था कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है स्टेटमेंट, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विनय पिटक एवं जो कि सुत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई थी? किस बौद्ध संगीति में की गई थी? यह किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत कौन है, उसी को बताना है। कह रहा है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो कि उदयभद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ था। नहीं, यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने नहीं किया था, जबकि स्वयं राजा बना था। और इतिहास में इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का उत्तराधिकार उदयन जो कि उदयभद्र हुआ। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहदत्त मगध का प्रतापी शासक था। बिल्कुल सही है। मगध का उल्लेख जो कि दीप वंश एवं महावंश में भी किया गया था। ये भी सही है। बिंबिसार के राजवैद्य के नाम पर जीवक। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन के द्वारा किया गया था? यह किया गया था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरेक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन वंशों ने शासन किया था? बताइए। तो इसका एक सूत्र ट्रिक होता है, जैसे कि हसीन मसूक शाह याद कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं छूटेगा। तो इसमें बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि हरेक वंश का अंतिम मगध साम्राज्य कौन था? तो वह था नागदशक। कौन था? नागदशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संबंध का प्रचलन किया गया था? बताइए। तो यह किया गया था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सैन्य अभियान आयोजन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने ही जो कि हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और बिहार पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के किस क्षेत्र को जो कि तुगलकपुर नाम दिया था? तो यह नाम दिया था तिरहुत। ऑप्शन नंबर ए तिरहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में विद्यमान महाजनपदों में कुल कितने बिहार में थे? बिहार में कुल कितने थे? बिहार में कुल 3 थे। कितने? 3 महाजनपद, जैसे कि अंग, मगध और वजी। ये 3 जो कि बिहार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। कहाँ? भागलपुर में। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने कि अस्थायी सेना रखी थी? अस्थायी सेना कौन रखी थी? बिंबिसार ने रखा था। किसने? बिंबिसार ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जिससे कि इसमें बताना है कि असत्य कौन है यानी गलत कौन है। पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना जो कि कुमारगुप्त ने की थी। बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन पाल शासक एवं जावा के शासक ने इसे संरक्षण दिया था। ये भी सही है। यहाँ के 3 प्रमुख पुस्तकालय का नाम, जिससे कि रणरंजक, उसके बाद रतोदती, उसके बाद रत्नसागर, ये 3 जो नाम प्रमुख है ये भी सही है।
नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको 2006 में नहीं किया गया था, इसको किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 2016 में शामिल किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो कि सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? यह किया गया था वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में। नेक्स्ट है कि तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा में थी। कहाँ थी? चंपा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें टोटल 10 टेस्ट है। क्या है? 10 टेस्ट है, जिसमें कि 5 टेस्ट ऐसे हैं जो जी के जी केवल हैं। क्या है? जी के जी है, और 5 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें मैथ रीजनिंग है। तो ये टोटल 10 टेस्ट हो जाएगा। और अगर ये 10 टेस्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, आप लोग को PDF साथ में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो ये जो कि बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेस्ट खान सर के द्वारा लिया गया टेस्ट है। और ये सभी टेस्ट जो कि सब्जेक्ट वाइज जो कि सेपरेट टेस्ट लाया गया, जैसे कि इसमें टेस्ट में हम लोग क्या देखे थे? एनिसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री देखे थे। इसी प्रकार आगे जो भी टेस्ट हैं उस सभी में सेपरेट सब्जेक्ट को लिया गया है, जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकें। तो जो भी टेस्ट लेना चाहते हैं मैसेज कीजिए। बाकी जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को डिस्कशन भी होता है, तो सभी टेस्ट का डिस्कशन भी यहाँ पर करा दिया जाएगा। बाकी जो PDF लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर आगे।